हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 15 जून 2024 की प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आइए एक एक टॉपिक को समझते हैं और जानते हैं क्या चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले बात आती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट बहुत रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि इसको पब्लिश करने वाली जो संस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश करता है हर साल। आप मुझे बताइए, क्या वर्ल्ड बैंक जब बना था तो इसका ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन से कुछ लेना देना था या नहीं था? तो पहली बात, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक वो आ चुकी है और उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट को देखते हुए ये बताया गया कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी रहेगा और 2025 से लेकर 27 तक की भारत की जो एनुअल ग्रोथ रेट रहेगी वो अराउंड 6.7% के आसपास रहेगी। जो ये रिपोर्ट है इसका काम होता है मुख्य रूप से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उसको एनालाइज करना कि कौन सा देश किस गति से बढ़ेगा या कम कम बढ़ेगा, या फिर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कैसी रहेगी, भविष्य कैसा रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो इसके हिसाब से बहुत कुछ जो एनालिस्ट हैं वो फिर चीज़ें समझते हैं। और अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें इंडिया का जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है 2023 से लेकर 27 तक का किया गया है। इसमें बताया गया कि भारत की ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो 8.2% तक पहुंचेगी। उसके बाद थोड़ा सा कम होके 6.7% पे आएगी ओवरऑल एवरेज की, अगर हम बात कर ले। और ये इन्होंने बताया था कि ये जो स्लो डाउन है ये इसलिए होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है भारत में। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ 8.5 से घट के थोड़ी सी 8.2 से घट के 6.7 के आसपास रह जाएगी। जो इनका अभी का फोरकास्ट है ये पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। एस्टिमेट इन्होंने जनवरी में दिया था 7.1 या 7.0 के आसपास की ग्रोथ की इन्होंने पहले एस्टिमेट दिया था, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया कि भारत की ग्रोथ 8.2% तक रीच करेगी और बाद में एवरेज आउट कर जाएगी 6.7% पे। अब आखिर ये ग्रोथ हो क्यों रही है? तो इसके पीछे कहानी ये गई है कि भारत का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, अब डिमांड है, वो बहुत हाई है और क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट है इसलिए ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड चीज़ों की बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये चीज़ों को लेकर ग्रोथ पकड़ेगी यहाँ पे। और ये जो आउटलुक है इसने ये भी बताया कि ग्लोबली जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड इस साल 2.6% के आसपास रहेगी और ओवरऑल इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 2.7% के आसपास रहने वाली है। अब आप कंपेयर करेंगे इंडिया के तो बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और एक जिसे कहते हैं हॉट स्पॉट है ग्लोबल ग्रोथ का, कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल अगर आप देखें तो 2.7% के हिसाब से ही इसमें ग्रोथ देखी जाएगी। लेकिन ये ग्रोथ पहले के मुकाबले कम है, हम इसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर कोविड के बाद ऑलरेडी ग्रोथ कम हो गई थी। दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है उसमें भी थोड़ा मॉडरेशन होगा, यानी थोड़ी कमी देखी जाएगी। जो पहले का इन्फ्लेशन रेट था थोड़ा ज़्यादा हाई था, इस बार उम्मीद की जा रही है कि 3.5% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगा, जो थोड़ा बेहतर है। महंगाई के दिन थोड़ी सी कम रहेगी दर। साउथ एशिया में अगर हम देखें तो जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% के आसपास रहेगा 2024 में और ऑलमोस्ट यही 25-26 तक रहेगा। तो साउथ एशिया की भी ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन 6.2 इज़ अ हेल्दी ग्रोथ रेट। और प्रोमिनेंटली उसको लीड कौन कर रहा है? इंडिया, क्योंकि इंडिया ही साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया अगर 6.2 और 7.1 या 8.2% पर ग्रो करेगा तो अपने आप साउथ एशिया ग्रो करता है। बाकी देश हालांकि पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका, बांग्लादेश को छोड़ दे तो बाकी देश उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे जहाँ से एक्सपेक्ट उनसे किया जा रहा था। अब बात आती है, जो मेरा आपसे सवाल है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट क्या करता है। हमें पता लगा महंगाई का बताता है, 3.1% इन्फ्लेशन प्लस ग्रोथ क्या रहेगी ये बताता है। पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक बना कब था? 1944 में बना था, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पर दो संस्थाएं खड़ी हुई थी, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा आईएमएफ। दीज टू आर कॉल्ड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। और वर्ल्ड बैंक जो ओरिजिनेट हुआ था, शुरू में इसको जिस नाम से जाना जाता था उसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये दोनों चीज़ें 1944 में बनी। और इनके पास पहला चैलेंज ये था कि पूरा यूरोप जो तबाह हुआ था, वेस्टर्न यूरोप, उसको कैसे खड़ा किया जाए। तो अमेरिका ने कहा था कि हाँ, हमें कोई ऐसी संस्था चाहिए होगी जो इसकी रीडेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो वर्ल्ड बैंक वहाँ से आता है और इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉवर्टी को हटाना, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव को आगे लेके जाना। 189 मेंबर्स हैं इसके। मगर इसकी इंपॉर्टेंट कुछ रिपोर्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आईएमएफ की नहीं, ये वर्ल्ड बैंक की है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आजकल तो कुछ दिनों से इस पर थोड़ी सी पाबंदी से लगी हुई है, अभी ये पब्लिश नहीं हो रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पर ये वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करती थी। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो वर्ल्ड बैंक कब बना, कौन सी रिपोर्ट्स हैं, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, ये हमने समझ लिया।
अगला क्वेश्चन बात करेगा, यूरोप से ही आती है ये न्यूज़ भी। ईयू ने नया एक एआई रूल बनाया है। देखिए, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एआई से कुछ भी पूछें, कोई भी डेटा फीड करें, वो अपने आप को खुद से ट्रेन कर लेता है और फिर उस चीज़ का जवाब उस तरह से वो दे सकता है या उस तरह से कार्य कर सकता है। अब यूरोपियन यूनियन ने एक नया एक्ट पास किया है, एआई एक्ट, जिसका उनका कहना है कि भाई दुनिया भर में जो एआई डेवलप कर रही हैं कंपनियां, मान लो किसी कंपनी ने एआई डेवलप किया, तो वो एआई उनका किस तरह से काम करेगा वो इस पे निर्भर करता है कि उस एआई के सॉफ्टवेयर को ट्रेन कहाँ से किया जा रहा है, यानी कौन सा डेटा सॉफ्टवेयर को दिया जा रहा है। मान लो जैसे आप किताब पढ़ते हैं, आपने कोई किताब पढ़ी, उसके बाद आपको नॉलेज मिली, एआई ठीक उसी तरह काम करता है। उसको डेटा दिया जाता है, उस डेटा को पढ़ने के बाद वो अपने आप को ट्रेन करता है उस डेटा के हिसाब से। तो अभी दुनिया भर की अलग अलग कंपनियां एआई के ऊपर काम कर रही हैं। तो यू का कहना है ये जो आप कर रहे हो, ये बता नहीं रहे हो कि भाई उसका डेटा किससे उसको ट्रेन कर रहे हैं। आपको पता आपने कौन सी किताब पढ़ी है, तो आपको पता आपका नॉलेज वहाँ से आ रहा है। एआई के केस में अगर ये पता रहे कि भाई किस एआई को किस जगह से ट्रेन किया गया है, तो लोगों को जानकारी रहेगी कि अच्छा इस जगह से ट्रेन करने के साथ ये दिक्कत आ रही है, या फिर यहाँ का डेटा उठाया गया है जिससे ये एआई ट्रेंड है। लेकिन एआई कंपनियाँ ये नहीं बता रही है वो ट्रेनिंग किस मॉड्यूल पे कर रही हैं। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किस चीज़ का, डेटा ट्रांसपेरेंसी का। आपने ट्रांसपेरेंटली बताया नहीं कि भाई आपका जो एआई मॉड्यूल है, एआई मॉडल है, वो कहाँ का डेटा लेके तैयार हुआ है, कहाँ के डेटा से उसने अपने आप को ट्रेन किया है। तो ईयू के एआई ऑफिस ने एक बोला है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करती है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करती है या किसी भी तरह के इस तरह काम करती है, वो पहले ये बताए कि भाई कहाँ का कंटेंट या कहाँ का डेटा उन्होंने यूज़ किया है अपने एआई को ट्रेन करने के लिए। उसकी समरी उन्हें देनी पड़ेगी ताकि सामने वाले को पता रहे कि जो ये कंटेंट है, जो ये चीज़ देखी जा रही है, जो ये ट्रेनिंग दी गई है, वो इस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ के इसने अपने आप को ट्रेन किया और तब जाके हमारे पास इस एआई का इस तरह का कार्य देखने को मिल रहा है। इससे होगा ये कि जो एक बैलेंस है कि आप, वो लोग करेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ट्रेड सीक्रेट बाहर आ जाएगा। तो इन्होंने कहना है कि आप ठीक है, कम से कम समरी तो दे दो हमें। और ये क्यों? क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर उसको पता रहेगी भाई मेरा डेटा इस इन्होंने यूज़ किया है। अभी मेरी तरह लिखने लग गया लेटर मान लो, तो उसने मेरे कुछ लेटर्स उसको पढ़ा दिए, उसको पता लग गया ये व्यक्ति किस तरह से लिखता है, तो मेरी तरह से वो लिखने लग जाएगा। तो इसीलिए इसको एक कॉपीराइटर का जो अधिकार है वो, और जो ट्रेड सीक्रेट है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम अब ईयू कर रहा है। और इसमें वही जिसमें आपको डेटा सेट और कहाँ से आप कंटेंट ले रहे हो ये बहुत ज़रूरी है बताना। अगर आप नहीं बताओगे तो वहाँ फिर एथिकल नहीं है वो चीज़। इसी को ध्यान में रखते हुए एआई अपने न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल्स लेके आया है, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा कुछ करना। नहीं तो कल को मान लो आपने कुछ, किसी ने 2-3 किताबें लिखी, उनकी किताबों का सारा डेटा एआई को पढ़ा दिया गया, वो एआई उनकी ही तरह लिख रहा है और उन व्यक्ति को पता ही नहीं एआई का यहाँ पर क्या काम है या क्या चक्कर है। तो ये रेलेवेंट है कि ये पता हो। अगला न्यूज़ आर्टिकल, उस पर जाने से पहले मेरा तो सवाल ये है कि एआई है क्या चीज़। तो क्या करता है वो, टास्क प्रिपेयर करता है और इसमें डिसीजन मेकिंग हो गई, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना हो गया, इसमें अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर बात ये है कि वो आपके जो पैटर्न्स है उसको पहचान के उसी तरह से डेटा को फिर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जिसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स है रिगार्डिंग पायरेसी, प्राइवेसी, सिस्टम बायस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो अभी तो हमें पता है ना, जिसने किताब लिखी है उसके पास उसका आईपी रहता है। अब एआई तो भाई वो किताब पढ़ के उसी की तरह लिखने लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसको मिमिक करने लगेगा वो। तो इसलिए ये चीज़ें होनी बहुत रेलेवेंट है। भविष्य में भारत से उम्मीद की जा सकती है वो भी कुछ ऐसा लॉ लेके आएंगे। अगला आर्टिकल बात करता है राष्ट्रपति की मर्सी पावर की, अभयदान जिसे हम कहते हैं, जीवन दान वाली बात। अभी रिसेंटली एक मर्सी पिटिशन आई थी मोहम्मद आरिफ की, जो व्यक्ति जेल में है, लाल किला के ऊपर जो अटैक हुआ था 2000 में, उसमें 3 लोगों की जानें गई थी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था मोहम्मद आरिफ, एक मर्सी पिटिशन उसने लिखी थी और प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब ये चीज़ होती है तो सामने न्यूज़ आती है मर्सी पिटिशन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नियम है, कौन से केसेस में क्या बदलाव किए गए। आर्टिकल बहुत रेलेवेंट है, तो इसमें पूरी डिटेल में बात की गई है कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं विच यू शुड नो। तो मर्सी पिटिशन क्या, अगर मान लो आपने गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को दी और आपको न्याय नहीं मिला, मैं नहीं चाहता कि आपको कभी ऐसा कुछ करना पड़े, पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति मर्सी पिटिशन लिखता है और प्रेसिडेंट उसकी बात नहीं मानते, तो क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं। क्या ये उनका अधिकार है मर्सी पिटिशन लिखना और उसका मर्सी पिटिशन पे जवाब देना? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये असल में एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया तो उसके बाद आप राष्ट्रपति या राज्यपाल को लिख रहे हो कि भाई मुझे मेरे जीवन दान दे दीजिए, ये एक प्ली है, इट इज़ नॉट अ राइट। ठीक है, और मर्सी पिटिशन लेने का कोई भी प्रेसिडेंट के पास अधिकार नहीं होता।
ये कंसिडर किया जाता है उसकी सेहत को देखते हुए, उसके परिवार में उसका रोल है, या घर का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है, या कई तरह के ऐसे कारण हैं जिसको देखते हुए कहा जा सकता है अच्छा ये व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब है या परिवार की हालत बहुत ख़राब है, इसको ये चीज़ देनी देनी चाहिए, तो उसके हिसाब से बेसिस पर जीवन दान दिया जाता है। लेकिन भारत में अभी तक इसके लिए कोई ऐसा राइट किसी के पास नहीं है। जो भारत में संविधान का प्रोसीजर है वो ऐसा है कि एज पर आर्टिकल 72 जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी कन्फ्लिक्ट अगर जिसको सज़ा सुनाई जा चुकी है वो उनके सामने एक मर्सी पिटिशन देता है, तो उस मर्सी पिटिशन के में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 72, वो चाहें तो उसको सज़ा उसकी माफ़ कर सकते हैं, मृत्यु दंड भी उसका माफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 161 के अंतर्गत पार्डन की पावर गवर्नर को भी प्राप्त है, राज्यपाल को। लेकिन एक फ़र्क ये है कि आर्टिकल 72 में जो राष्ट्रपति के पास पावर है वो पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सब कुछ की है। यहाँ तक कि वो अगर कैपिटल पनिशमेंट है, मृत्युदंड भी दिया गया है, तो वहाँ भी ये उनके पास अधिकार है। आर्टिकल 161 के अंतर्गत वो है, उसी में दिया जा सकता है जो कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव लॉ के हिसाब से जो सज़ा दी गई है उसके हिसाब से जो राज्यपाल ने वो सज़ा वो माफ़ कर सकते हैं उसको। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक रूलिंग दी थी जो खास बात है। इन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल जो है वो भी जो कैदी हैं उनको पार्डन कर सकते हैं, इवन उनको भी जो डेथ रो पर है, जिनको मौत मिलने वाली है। और ये भी रूल नहीं है कि भाई किसी को मान लो उम्र कैद मिल गई, किसी को मिला है उम्र कैद 14 साल की, उसके बाद उसे डेथ रो मिल रही है, उसके बाद उसको मृत्यु की सज़ा दी गई है। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ये नहीं कहा कोर्ट ने कि उनको करना ही पड़ेगा, बट दे ऑल्सो हैव द राइट नाउ, दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू डू इट। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि ये राइट नहीं है। अब कैसा प्रोसेस होता है मर्सी पिटिशन का? देखिए रूल ये है कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है तो उसके 7 दिन के अंदर पहले वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना पिटिशन लिखते हैं कि भाई हमें माफ़ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पिटिशन रिजेक्ट करे उसके 7 दिन के अंदर उन्हें मर्सी पिटिशन लिख के देनी होती है। रिटन पिटिशन प्रेसिडेंट या गवर्नर को दिया जाता है, जो भी उसका कारण उन्हें बताते हैं किस ग्राउंड पे वो मांग रहे हैं कि उनका मेंटल हेल्थ ख़राब है, फिजिकल हेल्थ ख़राब है, परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं, या उनको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रखी है, उनको ज़रूरत है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श सज़ा सुनाई जा रही है, तो वो ये पिटिशन लिख सकते हैं। फिर इसके बाद होम मिनिस्ट्री इसको रिव्यू करती है, रिकमेंड करती है कि भाई क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है वो चाहते हैं या नहीं। वो सब जो उनकी चाहत होती है प्रेसिडेंट करेंगे या नहीं करेंगी वो डिपेंड करेगा होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन के ऊपर। प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा ये इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। आपने आज मर्सी पिटिशन लिख दिया इसका मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा या इतने टाइम में कर लेंगे। उसके लिए प्रेसिडेंट के पास अपना अधिकार क्षेत्र है, वो जितना समय लेना चाहे ले सकते हैं। गवर्नर की अथॉरिटी ये है कि वो डेथ सेंटेंसेस को अभी तक पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन जैसा बोला गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि हाँ वो चाहे तो कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है, 2021 के जजमेंट में ये बदलाव किया गया था। अब मर्सी पिटिशन में कहानी क्या है, देखिए कई बार मर्सी पिटिशन को लेकर मामला गया है कोर्ट तक, तो उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट केसेस अक्सर पूछे जा सकते हैं आपसे। रंगा बिल्ला केस काफ़ी फेमस है। रंगा बिल्ला केस में ये बोला गया था कि मर्सी पिटिशन कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी है और मैंडेटरी नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। केहर सिंह केस था, केहर सिंह केस में ये बात था कि प्रेसिडेंट जो आपको मर्सी पिटिशन पे हाँ बोले या ना बोले ये कोई राइट नहीं है, ये एक्ट ऑफ ग्रेस है। वो करेंगे या नहीं करेंगे उनके अधिकार क्षेत्र में, उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर धनंजय चटर्जी का जो केस था वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 72 और 162 के अंतर्गत केवल जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उनको लिख के दे रही है, जिस हिसाब से रिकमेंडेशन आ रही है उसी हिसाब से वो एक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑटोनॉमी है उनके पास कि भाई जिसको मर्जी उसको अब वो अभयदान दे दें, ऐसा नहीं है। जो पहले प्रोसेस है उसके थ्रू ही वो कर सकते हैं वाया द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अफजल गुरु केस में ये बताया गया था कि कम से कम कोर्ट ने मैंडेट दिया था कि जब मर्सी पिटिशन रिजेक्ट होती है और जब किसी को फांसी दी जाती है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसके बीच में कम से कम 14 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो लीगल रिकोर्स है अगर कुछ और वो चाहते हैं तो उसको मिल सके उनको। हालांकि आप मर्सी पिटिशन को लेके कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 में ही कि भाई कम से कम 14 डेज का गैप होना चाहिए फ्रॉम द रिजेक्शन ऑफ मर्सी पिटिशन टिल द डे ऑफ एग्जीक्यूशन, फांसी लगाए जाने के दिन तक। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फिर मारूराम का केस है। मारूराम केस में ये है कि ये जो वो निर्णय लेते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को भी ध्यान में रखना चाहिए उनको कि पार्डन ऐसे ही नहीं दिया जा सकता किसी को, बिल्कुल। ये 1981 की जजमेंट है। फिर इप्रू सुधाकर केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि राष्ट्रपति का जो पावर है और जो राज्यपाल का पावर है, दीज आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये पहले की न्यूज़ जो जजमेंट थी वो थी, बाद में तो कहा गया बिल्कुल ये अंडर जुडिशियल रिव्यू नहीं आता। पिटिशनर जुडिशियल रिव्यू कब ले सकता है, किस ग्राउंड पे ले सकता है? जब प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड ना हो, जब बैड फेथ में मेलाफाइड इंटेंशन के साथ लिया गया ऑर्डर इररेलेवेंट हो। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इस केस के हम इतर अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि मर्सी पिटिशन कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेशनरी है, जो रंगा बिल्ला केस में पता लगता है, जो कहर सिंह केस में भी पता लगता है। तो ये हमें यहाँ से ये चीज़ें पता लगती हैं। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका? देखिए, भारत में कई केसेस ऐसे हैं जिनमें मौत की सज़ा दी जाती है। फॉर एग्जांपल दफ़ा 302 यानी आईपीसी सेक्शन 302 जो मर्डर से जुड़ा हुआ है, 121 जो ट्रीजन है, गद्दारी है, 121A टेररिज्म से रिलेटेड केस है, ये सब डेथ के द्वारा पनिशेबल है। फिर सीआरपीसी 1973 में बताया गया है कि डेथ पेनल्टी केस में जब है तो पहले डेथ पेनल्टी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दे सकती, उससे पहले किसी हायर कोर्ट से आपको उसके बारे में कंफर्मेशन दी जाती है कि भाई मौत की सज़ा किसी को सुनाया जाए तो एज पर सेक्शन 366 हायर कोर्ट के द्वारा एक कंफर्मेशन मैंडेटरी है, और एक राइट टू अपील अंडर सेक्शन 374 दिया जाता है प्रिजनर को अगर उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो कई ऐसे स्पेशल लॉज हैं जैसे टाडा या एनडीपीएस या पॉस्को, ये भी कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मौत की सज़ा देना। तो लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिए कि भाई किस में क्या चीज़ें रेलेवेंट है, क्या जो प्रेसिडेंट की पावर है, कौन कौन से केसेस रेलेवेंट थे, ये हमने डिस्कस किया यहाँ पर। मुझे पता है थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है, तो इसको सिंपल समझने का तरीका ये कि भाई मर्सी पिटिशन जब आप अप्लाई करते हो तो क्या ये अंडर जुडिशियल रिव्यू है? तो नहीं। क्या ये कंप्लीटली ऑटोनमस प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। क्या ये डिस्क्रिशनरी है? हाँ है। क्या इसके लिए कितने दिन का टाइम होना चाहिए? अगर मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो जाती है तो 14 डेज़ का टाइम होता है। मर्सी पिटिशन रिजेक्शन को लेकर के आप कोर्ट जा सकते हो? तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो उनका डिस्क्रिशन है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं उसको। ठीक, ये समझ लिया हमने। अगला आर्टिकल बात करता है इंडिया की एक कंपनी की, मॉलबियो की। मॉलबियो ने एक ट्रू नेट प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफ़ी सराहा है। ट्रू नेट प्लेटफॉर्म असल में इंडिया में डेवलप किया गया ताकि टीबी को अगर टेस्ट करना है किसी को तो काफ़ी इजीली इससे टेस्ट कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने बोला है कि जो ट्रूनेट प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया इंडिया में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे तुरंत आप टीबी को टेस्ट कर सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये बैटरी ऑपरेटेड एक मशीन है जो आपको 1 घंटे के अंदर ही सैंपल करके 40 से ज़्यादा बीमारियों के बारे में बता सकती है। ट्रूनेट प्लेटफॉर्म की काफ़ी तारीफ की गई, किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, जो WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो WHO मेंबर के डेलीगेट उस मीटिंग में बैठते हैं और वहीं से वो किस प्रकार का हेल्थ का एजेंडा सेट करना है वो वहीं से किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अभी मैं बात करूँ ट्रू नेट प्लेटफॉर्म, तो क्या है ट्रू नेट प्लेटफॉर्म? कोई एक इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई एक डिफेंस का सॉफ्टवेयर नहीं है, असल में एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं बीमारियों को। 10,000 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन हो चुकी है। टीबी को आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, और कई लेबोरेटरी में इसको अलग से इंस्टॉल किया जा चुका है। ट्रूनेट भी हम समझ गए क्या है, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या, हमें ये भी पता लग गया। पॉलिसी बनाना वर्ल्ड हेल्थ की, जो उनका हेल्थ एजेंडा है उसको पुश करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेती है। WHO का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमने समझा है सब। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ HCFC। HCFC क्या होती है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लगातार धरती पे बढ़ रहे हैं, और एक ऐसा एक कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये बनते कहाँ हैं? तो जहाँ रेफ्रिजरेटर्स डेवलप होते हैं, जहाँ ACs डेवलप किए जाते हैं, उन जगहों पर इनका उत्पादन होता है। दिक्कत ये थी कि लगातार इनके नंबर्स में उत्सर्जन, उनका जो इमिशन था बढ़ता जा रहा था, और ग्लोबल वार्मिंग इसलिए बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब एक स्टडी आई है, नेचर एक जर्नल है, उन्होंने बोला है नेचर क्लाइमेट चेंज ने कि भाई जो क्लोरीन निकलता था HCFC से, वो अब थोड़ा कम हो रहा है, उसमें डिक्रीज देखी गई। जो रेडिएटिव फोर्स था उसमें कमी देखी गई। इन्होंने कहा है कि माना ऐसा जा रहा था कि 2026 तक जो HCFCs का जो इमिशन है वो पीक करेगा, यानी टॉप लेवल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद उसमें कमी देखी जाएगी। लेकिन 5 साल पहले ही 2021 में ही जो इसका इमिशन है वो पीक कर चुका है, यानी अब HCFC का इमिशन टॉप पे पहुंच के पिछले 2 साल पहले अब वो वापस गिर रहा है। इन्होंने ऐसा बताया है कि HCFC की वजह से होता ये है कि जो अर्थ का एनर्जी बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्लोरीन फैल जाता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है।
लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो निकला है वो 2021 के बाद घटता हुआ दिख रहा है। यानी हो सकता है जो पीक है वो 2021 में अचीव कर ली गई है। इन्होंने कहा है कि 1990 का जो लेवल था HCFC उस समय में जितनी हुआ करती थी हमारे वातावरण में, उसी लेवल तक हम पहुंच जाएंगे बाय 2082। यानी जो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में साइन किया था कि हमें इसको कम करना है, वो लगभग सफल होता दिख रहा है। इसमें HCFC-22 जो सबसे एब्यूंडेंट HCFC है हमारे वातावरण में, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग फैला सकता है, लगभग 1000 गुना या 2000 गुना ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग फैलाने की कैपेसिटी रखता है। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1900 टाइम्स ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। याद रखिए, HCFC इज़ फार मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 100 साल के टाइम पीरियड तक रहता है। लेकिन इसमें जो कमी हुई है 2021 से लेकर 23 तक के बीच में, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दुनिया भर के लिए। और कहाँ बनता है तो कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन, चिलर्स, एयर कंडीशनर जहाँ बनते हैं वहाँ पर, उन जगहों पर इसको रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है HCFC को। तो इसकी कमी एक अच्छी न्यूज़ है। और इसके अलावा HCFC-142b जो है उसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। और इंडिया बहुत आगे है SCFD को कम करने के चक्कर में, क्योंकि इन्होंने जो अपने नए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए हैं उसमें जो अपनी रिपोर्ट भी आई थी उसमें बताया कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में SCFCs को प्रोडक्शन को कम किया है। और इसके पीछे रोल किस चीज़ कर रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया था कि SCFC के प्रोडक्शन को और यूजेज को फेज आउट किया जाएगा। इसके लिए दो जो अमेंडमेंट किए गए थे, एक था कोपेनहेगन 1992 में और एक बीजिंग 1999 अमेंडमेंट, जो किए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में टू फेज आउट SCFC प्रोडक्शन एंड यूजेज, जो कुछ हद तक सफल अब होता देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि दुनिया भर से 2040 तक हम SCFC के प्रोडक्शन को कम्प्लीटली बाहर कर देंगे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल दिए गए थे कैसे ओजोन फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स को यूज़ किया जाए। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली था किस चीज़ के लिए? ये था दुनिया में जो ओजोन की परत है अंतरिक्ष में, उसमें छेद हो रहा था, उसे रोकने के लिए, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन उसके बाद देखा जाने लग गया कि GHG जो है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ रही हैं, और खासतौर पे HCFCs जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं दुनिया में। तो कुछ उनमें बदलाव करके HCFCs को भी उनमें जोड़ा गया था, और उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी HCFC का उत्सर्जन अब पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है, और 2021 में ये पीक कर चुका है। इट शोज़ अ गुड एडॉप्शन ऑफ दैट प्रोटोकॉल जो हमें देखने को मिल रहा है। और जो ओरिजिनली था ये केवल ओजोन के लिए था, बाद में इसमें इसे भी ऐड कर दिया गया था। और HCFC है क्या? तो जो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन का जो कंपाउंड होता है उसे हम कहते हैं। असल में एक पहले CFCs के अल्टरनेटिव की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता था। इनका लाइफ टाइम जो है वो CFCs से छोटा होता है, लेकिन थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं क्लोरीन के मुकाबले। और वही जैसे मैं बताया, फोम बनाने में, रेफ्रिजरेशन में, AC में, एयर कंडीशनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बोला ऐसा जाता है कि SCFCs का प्रोडक्शन कम किया जाए और 2040 तक इसको फेज आउट किया जाए। डेवलप कंट्री में 2020 के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। 2030 का टाइम डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया गया, और 2040 तक का एम है कि इसको ग्लोबली फेज आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब एक शब्द था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है? यानी कितनी क्षमता है, कितना समय एक जो गैस है या एक कंपाउंड है वो अंतरिक्ष में रहता है और जो एटमॉस्फेयर में रहता है और गर्मी पैदा करता है। तो वही, यानी कि जैसे मान लो हमने बताया भी 1900 गुना ज़्यादा जो HCFC है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है। कितनी उसकी पोटेंसी है, ठीक है, कितने समय तक वो एटमॉस्फेयर में एक्टिव रहता है। तो इसीलिए इससे पता लगता है किस गैस का कितना ज़्यादा प्रभाव है। तो जितनी ज़्यादा किसी गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या GWP होगा, उतना ज़्यादा वो धरती को गर्म करेगा कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से तो कहीं ज़्यादा ये करता है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम 100 साल के पीरियड में गिनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेफरेंस की तरह देखते हैं। और 100 साल का जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको 1 की तरह गिना जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 है, मतलब 100 साल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करता है, उसकी कंपैरेटिवली ये दूसरी गैस कितना पोटेंशियल रखती है। जैसे हमने देखा 1900 गुना ज़्यादा HCFC रखती है, नहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे हमें पता लगता है कि किन चीज़ों को हमें इमिट कम करना है, किनकी इमिशंस में कटौती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका रिडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी से जुड़ा हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, जिसके तहत ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमने कहा था कि हम ODS को, CFCs को हटाएंगे, और उसमें ही बाद में चेंजेस करके HCFCs को भी उसमें जोड़ा गया था,
क्योंकि देखिए पहले CFC को हटाना था हमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। उसको हटाने के लिए जिसको डेवलप किया गया वो था HCFC। अब HCFC से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बनने लग गई, तो उन्हें देखने लग गया नहीं भाई ये भी एक ऐसा है जो नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जिससे ओजोन खराब तो नहीं हो रहा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर किगाली अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, जिसके अंदर बोला गया कि हमें HCFCs की भी प्रोडक्शन में कमी करनी चाहिए, उसमें भी हमें इमिशन में कम करना पड़ेगा। तब जाकर ये चीज़ें अडॉप्ट की गई ग्लोबल लेवल पर, अब जाकर हम देख रहे हैं उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहले CFC को आपको कम करना था, CFC को हटाने के लिए आपने HCFC बनाना स्टार्ट किया, HCFC खुद बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करने लग गया, तो फिर आपने उसको भी कम करने के लिए किगाली अमेंडमेंट किया, और फाइनली जो है आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब उसमें भी कमी हमें देखने को मिल रही है। अगला आर्टिकल बात करता है चाइना के बारे में, चाइना की ग्रे जोन वॉरफेयर। नाउ व्हाट इज ग्रे जोन वॉरफेयर? आपको पता है लगातार ताइवान और चाइना के बीच में विवाद इस समय बढ़ता ही जा रहा है। चाइना लगातार कोशिश करता है कि वो बताए कि भाई ताइवान पे हमला कर देगा, ताइवान उनका राज्य है। ताइवान पे हमला कर नहीं रहा है चाइना, लेकिन बोल ज़रूर रहा है। इट्स अ सिचुएशन जहां अभी तक वॉर हुई नहीं है और ना ही पीस है, ये इसके बीच का इलाका है, और वहाँ पर लगातार चाइना कभी उनके ऊपर अटैक करेगा, साइबर अटैक कर देगा, कभी ऑडियो विजुअल दिखाएगा, देखो हम इस तरह अटैक करने वाले हैं ताइवान के ऊपर। वो क्यों कर रहा है? तो एक नया तरह का वॉरफेयर है जिसे हम कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, यानी आप ऐसे मेजर्स लेते हो ताकि सामने वाला डर जाए और कोई रिएक्शन दे। जैसे ही रिएक्शन देगा आपको लगेगा कि भाई देखो हमने तो हमला नहीं किया, हमने सेल्फ डिफेंस में आकर ये अपने बचाव में चीज़ की है, और सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो किसी की मदद भी मांग पाए। तो ये जो अभी नए वॉरफेयर इसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। तो कोल्ड वॉर के समय में इसमें किया जाता था। अभी ये होता है कि आप अटैक नहीं करते हो, मिलिट्री आपकी जाके अटैक नहीं करेगी, आपकी शिप जाके उसके आइलैंड के चक्कर काट के आ जाएंगे। वो डर जाएगा, हो सकता है आपकी शिप पे अटैक कर दे। जैसे आपकी शिप पे अटैक हो, आप कहोगे देखो हमने तो अटैक नहीं किया था, इन्होंने हमारे शिप पे अटैक किया, इसको बचाने के लिए हमारी नेवी आई, और अब फिर वो युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो ताइवान और चाइना के बीच में जो स्थिति है, जहाँ अभी चाइना केवल धमकियां दे रहा है, इस तरह भड़का रहा है, इसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। तो इसमें प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना, उनको भड़काना, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देना, साइबर अटैक करना, उनके इलेक्शन में मेडलिंग करना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, अलग अलग जो इनडायरेक्टली कोई अगर कुछ आतंकवादी भेज देना कहीं से, डायरेक्टली आप काम नहीं कर रहे, तो इससे होता ही है कि आप छोटे छोटे कदम उठा रहे हो, लेकिन आप जंग में नहीं जा रहे हो। बदले में सामने वाला भड़क के हमला कर देगा, और होगा ये कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा, और इसके बाद युद्ध की स्थिति होगी, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी यही चीज़ है जो चाइना कर रहा है ताइवान में, विच इज़ कॉल्ड एज ग्रे जोन वॉरफेयर। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले वहाँ पर एक 3D एनिमेशन वीडियो बनाया कि भाई कैसे हम इन्वेड करेंगे ताइवान को, वो दिखा रहे हैं। मिलिट्री का प्रेशर बना के रखा हुआ, वहाँ उनकी शिप्स चक्कर काट रहे हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही है, ड्रोन्स वहाँ पर आसपास भेज के वहाँ पर सब कुछ स्टडी किया जा रहा है, जिससे ताइवान को लगे कि शायद ये हमारी स्टडी कर रहे हैं, हम पर हमला करने वाले हैं। एक साइकोलॉजिकल डर पैदा किया जा रहा है, इससे वॉर का नैरेटिव पुश किया जा रहा है, और हो सकता है इसको देख के ताइवान एक बार बस रिएक्ट करे। जैसे ही वो रिएक्ट करेगा, चाइना उनके ऊपर हमला कर देगा, और इसी को कहते हैं हम एक बेट देना। मतलब बिल्कुल सामने वाले को भड़का रहे हो, भड़क के एक बार वो एक्शन ले, बदले में हम हमला कर दें और पूरी कहानी खत्म हो जाए, जिसे हम कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। और यही वो वॉरफेयर है जिसको लेकर चाइना पहले ही तैयारी कर रहा है। चले इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर लें, या आप जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल वॉर वो कर रहा है, अलग अलग लेवल्स पे इसको ऑपरेट कर रहा है। कभी टैक्स रेट आपने बहुत बढ़ा दिए, जो उनको टैक्स उनकी चीज़ों पे रिबेट मिलती थी उसको कम कर दिया ताकि उनका बिजनेस ढंग से ना हो पाए। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं दिखाता है कि कैसे चाइना लगातार ताइवान के साथ इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों याद रखिए कहाँ पर है ताइवान, इट्स नियर ईस्ट चाइना सी। ये रहा ताइवान, यहाँ ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है। यहीं पर एक तामसुई रिवर बहती है, जहाँ पर हाल में इनके एक नेवल ऑफिसर को देखा गया कि नेवल ऑफिसर इनका एक तामसुई रिवर यहाँ से जाती है, वहाँ पर अपना शिप लेके पहुँच गया। और फिर उसको पूछा गया भाई यार क्या कर रहे हो, तो उसने कहा हमें नहीं पता, हमने तो कभी नहीं भेजा था, ये खुद से जोश जोश में चला गया। तो ये क्या है, ये स्टेप्स है जिसके तहत चाइना ताइवान को भड़का रहा है, ठीक है। अब ये है ग्रे जोन वॉरफेयर। अब समझते हैं आपको कितना इसमें सही लगा और कितना गलत लगा। कुछ क्वेश्चन है मेरे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन लिखता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गलत। कौन असल में ये पब्लिश करता है बताइए? वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्टैब्लिश हुआ था ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यस, इसके साथ और कौन स्टैब्लिश हुआ था? IMF। मर्सी पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कन्विक्ट कैन प्रेजेंट द मर्सी पिटिशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ट्रू। HCFCs हैव लॉन्गर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम देन CFCs। फॉल्स। CFCs की ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ज़्यादा होता है SCFC, ना कि CFC के मुकाबले। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2003 में साइन किया गया था। फॉल्स कब हुआ था? 1986, 87 कब हुआ था मुझे बताइए आप।
आई होप आपने सारे आंसर आपको पता होंगे और आपने सही किया होगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। आप ऐसे पीडीएफ्स हमारे चैनल PWOLAS ऑफिशियल पर जाके कलेक्ट कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या स्कैन करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOLAS एंड हैव अ नाइस डे।